हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर जूही फ्रॉम प्रोविंग सीएस। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए मिले हैं। थोड़े ही टाइम पहले गवर्नमेंट ने लेबर लॉ के 4 लेबर कोड्स में कुछ हिस्टोरिक एंड कुछ मेजर चेंजेस किए, जो आज हम लोग एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब ये चेंजेस 21 नवंबर 2025 से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में लाए। आइए जानते हैं बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री क्या थी और ये चेंजेस की जरूरत क्यों थी। ठीक है। हमारे इंडिया में बिफोर दिस 4 लेबर कोड्स केम इनटू पिक्चर, वी हैड 29 लेबर लॉज। लेबर से रिलेटेड हमारे इंडिया में 29 लेबर लॉज थे। ठीक है। अब ये लेबर लॉज ना बहुत पुराने थे, प्री इंडिपेंडेंस एंड अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम से बने हुए थे। ठीक है। जिसमें मेजर चेंजेस लाने की बहुत जरूरत थी। हुआ क्या, तो 2019 एंड 20 में इस 29 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में डिवाइड किया गया। ठीक है। अब ये 4 लेबर कोड्स में क्यों डिवाइड किया, समझो। हमारे लॉज जो इतने पुराने थे, इंडिपेंडेंस के हेरा से एग्जिस्ट करते थे, उस टाइम पे हमारा काम करने का तरीका, हमारी इकोनॉमी, सब कुछ बहुत अलग तरीके से चलती थी। हमारे पास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे, हमारे पास में स्विगी जोमेटो नहीं था, उबर ओला नहीं थे, उसमें काम करने वाले वर्कर्स नहीं थे, गिग वर्कर्स नहीं थे। तो ये सारे लेबर लॉज ना चेंज करने की जरूरत बहुत टाइम से थी, इसीलिए 2019 और 20 में 4 लेबर कोड्स को लाया गया। ठीक है। अब क्या है ये 4 लेबर कोड्स, आइए उसको पहले जानते हैं। सबसे पहला लेबर कोड है कोड ऑन वेजेस। दूसरा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तीसरा, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस एंड द फोर्थ इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। तो ये 4 कोड्स आए 2019 एंड 20 में। अब इसमें से बहुत मेजर इंप्लीमेंटेशन एंड मेजर चेंजेस किए गए इन द वेरी रिसेंट टाइम, एंड दैट इज योर 21 नवंबर 2025। अब डिटेल में समझते हैं ये सारे चेंजेस क्या थे। जनरल चेंजेस क्या है जो सारे लोगों को एप्लीकेबल होगा। इस केस में पहले क्या एग्जिस्ट करता था और अब क्या होगा वो समझते हैं। ठीक है। सो व्हाट चेंजेस बिफोर एंड नाउ। सबसे पहला, अपॉइंटमेंट लेटर। तो पहले अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी नहीं थे। सपोज अब एक जगह पे एक एम्प्लॉय एक छोटी सी दुकान पे काम करने जा रहा है, तो उस वर्कर के लिए ये अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी नहीं था। लेकिन फॉर नाउ द चेंजेस, हर एक वर्कर को बिफोर अपॉइंटिंग मस्ट दैट वर्कर मस्ट गेट एन अपॉइंटमेंट लेटर। ये सबसे पहला चेंज जो सब लोगों को एप्लीकेबल होगा। ठीक है। दूसरा चेंज है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, जब हम अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को पेंशन देते हैं, ईएसआई कवरेज देते हैं। ईएसआई इज योर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस देते हैं। तो ये पीएफ, ईएसआई कुछ सेक्टर स्पेसिफिक थे और सिर्फ फ्यू इंडस्ट्रीज को कवर कर रहे थे। बट नाउ this will be available, this benefit will be available to all type of workers, and all type of workers का मतलब गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सबके लिए। अब आप सोच रहे होंगे गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं, आएंगे हम उस पर भी थोड़ी देर के बाद। ठीक है। नाउ द थर्ड चेंज इज मिनिमम वेजेस। तो पहले जो मिनिमम वेज होता था वो सिर्फ और सिर्फ मतलब हर एक काम का, जैसे सपोज एक वर्कर 12 घंटे काम कर रहा है तो उसको 12 घंटे का 1000 रुपया तो दिन का मिलना ही चाहिए, इसको बोलते हैं मिनिमम वेज। तो अपना एम्प्लॉयर ना इस 1000 रुपए के नीचे नहीं जा सकता। अब ये मिनिमम वेजेस हमने कुछ स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए ही सेट किए थे। तो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर एक स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का लिस्ट था, जिसके अंदर जो कवर्ड था सिर्फ उनके लिए मिनिमम वेजेस सेट किए जाते थे। बट नाउ द चेंजेस, मिनिमम वेज मिलने का अधिकार हर एक टाइप ऑफ वर्कर का होता है। सो दैट्स व्हाई नाउ दिस मिनिमम वेजेस इज मेड एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है। नेक्स्ट चेंज आया कि फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप करवाएंगे। तो पहले ये फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मैंडेटरी नहीं था, एम्प्लॉयर के ऊपर कोई भी कंपलसरी चीज नहीं थी। बट फॉर नाउ ऑल द एम्प्लॉयज जिनकी एज 40 इयर्स से ज्यादा है, उनको कंपलसरी हमारा एम्प्लॉयर साल में एक बार एक फ्री एनुअल हेल्थ केयर चेकअप प्रोवाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइमली पेमेंट ऑफ वेज। ये तो सबसे बड़ी समस्या है, काम करने के बाद भी जो पैसा टाइम पे मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल पाता था, एंड वर्कर
बहुत ज़्यादा डिले फेस करते थे इन टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, तो हमारा एम्प्लॉयर उनको 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, कल आना, परसों आना, ऐसे करते करते बहुत डिले करता था, विच इज़ नॉट राइट। सो टाइमली पेमेंट करना है कि नहीं, उसके लिए कुछ ऐसा मैंडेटरी कंप्लायंस ही नहीं था एम्प्लॉयर के लिए, बट नाउ दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉयर टू पे टाइमली वेजेस। ठीक है। देन आते हैं हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो पहले विमेन एम्पावरमेंट के लिए विमेन को नाइट शिफ्ट में या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो थोड़ी सी हैजार्डस है उधर काम करने के लिए मना किया जाता था, रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, बिकॉज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब वुमेन लोगों को हर एक टाइप की इंडस्ट्री, हर एक टाइप की काम के लिए एंड नाइट ड्यूटी के लिए भी अलाउ किया है, बट दैट डजंट मीन वी विल सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन। वी विल गिव अटमोस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और ये सब नाइट ड्यूटी में हर एक जगह पे काम करने के लिए विमेन का कंसेंट एंड विमेन की सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, ईएसआईसी कवरेज। ईएसआईसी का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है। तो पहले ना ईएसआई का भी बेनिफिट रेस्ट्रिक्टेड लोगों को एंड कुछ स्पेसिफिक एस्टैब्लिशमेंट को ही अप्लाई होता था, और उस से एम्प्लॉयज जिनका वेज लिमिट स्पेसिफिक हो वहीं पे अप्लाई होता था। बट अब ईएसआईसी का भी कवरेज पैन इंडिया बेसिस पे हो गया है, मतलब अब ईएसआई का बेनिफिट सब लोगों को मिलेगा। एंड प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो हैजार्डस इंडस्ट्री होती है ना, हैजार्डस काम करती है, जैसे टॉक्सिक केमिकल्स, माइंस इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्रीज, अब उन लोगों के लिए चाहे एक वर्कर भी काम कर रहा हो और इस हैजार्डस इंडस्ट्री में हो, उसको भी ईएसआईसी का कवरेज दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लायंस बर्डन। देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास में 29 लेबर लॉज थे, अलग अलग रेगुलेशंस, अलग अलग रूल्स, सबके अलग अलग कंप्लायंस ड्यू डेट। ठीक है। तो हमारा एम्प्लॉयर भी कंफ्यूज हो जाता था कि कब इसका कंप्लायंस करना चाहिए, कौन से एक्ट में इसका कंप्लायंस होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। एंड फॉर दैट रीजन कंप्लायंस करना, हर एक एक्ट के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना, लाइसेंसेज लेना, रिटर्न फाइलिंग करना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता था। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया है, तो पैन के बेसिस पे एक सिंगल रजिस्ट्रेशन, तो वन नेशन एंड वन सिंगल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, एक ही लाइसेंस एंड एक ही रिटर्न फाइल करना होगा, जिससे पता चल जाएगा कि हमने सारे लेबर लॉज का, सारे कोड्स का कंप्लायंस कर दिया है। ठीक है। तो ये कुछ जनरल चेंजेस जो लेबर लॉज में ओवरऑल, लेबर कोड्स में ओवरऑल इंप्लीमेंट किए थे। एक बार वापस से फटाफट से रिपीट कर देते। चेंजेस ये थे कि पहले अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी नहीं था, अब अपॉइंटमेंट लेटर हर एक टाइप के वर्कर हर एक जगह पे देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, पहले सोशल सिक्योरिटी जैसे कि पीएफ, ईएसआई, इंश्योरेंस, वो कुछ जो इंडस्ट्रीज कवर है उनको ही मिलता था, बट नाउ दैट हैज टू बी एक्सपांडेड एंड एक्सटेंडेड टू ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स एंड ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्लूडिंग अवर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिनिमम वेजेस फॉर ऑल। तो पहले हमने मिनिमम वेजेस सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए फिक्स किए थे, बट नाउ मिनिमम वेजेस आर मेड एप्लीकेबल टू ओवरऑल ऑल वर्कर्स इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। तो पहले ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं था, बट नाउ आफ्टर द चेंज इट इज मेड कंपलसरी। सो फ्री एंड एनुअल हेल्थ चेकअप शुड बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू ऑल द एम्प्लॉयज जिनका एज 40 ईयर्स से अबव है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस। तो ऐसा पहले मैंडेटरी कोई भी कंप्लायंस नहीं था, बट नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे एंड प्रोवाइड टाइमली वेजेस। ठीक है। नेक्स्ट इज विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए नाइट ड्यूटीज एंड कुछ इंडस्ट्रीज को रेस्ट्रिक्ट किया था, बट नाउ दैट इज ऑल्सो अलाउड, विमेन कैन वर्क एट एनी टाइम, बट सब्जेक्ट टू द कंसेंट एंड सब्जेक्ट टू द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है ईएसआईसी का कवरेज। सो ईएसआईसी का कवरेज भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में एंड कुछ वर्कर्स को ही कंपलसरी मिलता था, बट नाउ दैट इज आल्सो एक्सटेंडेड टू पैन इंडिया लेवल। प्लस हैजार्डस इंडस्ट्री में कवर होने वाला चाहे एक वर्कर भी होगा तो भी उसको ईएसआईसी का बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट में द कंप्लायंस बर्डन दैट वी हैड, कंप्लायंस बर्डन को भी सिंप्लीफाई कर दिया है, एंड नाउ इट विल बी वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन, वन लाइसेंस एंड वन रिटर्न। अब हम हर एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स के लिए जो स्पेसिफिक बेनिफिट्स बनाए हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो सर्कुलर में, गवर्नमेंट के सर्कुलर में चेंज था, अब उन्होंने बेनिफिट दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर के लिए। ठीक है। तो हम वो हर एक कैटेगरी को समझेंगे, पहले उसका मीनिंग समझेंगे, क्या बेनिफिट दिया है और क्या चेंज लाया है उसको भी समझेंगे। ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट इज योर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज।
ओके, नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, हु आर कॉल्ड एज फिक्स टर्म एम्प्लॉयज। क्या ये परमानेंट एम्प्लॉय से अलग है या सेम टू सेम है? तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज का मतलब ये होता है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज वर्कर एम्प्लॉयज मींस दैट जो एक फिक्स्ड टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। से फॉर एग्जांपल 6 months, say for example 1 year or 2 year, they are called as fixed time of work, fixed time of employees, ठीक है। अब परमानेंट एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जिनका ऐसा कुछ टाइम फिक्स नहीं होता, वो लोग कंपनी के साथ में इनडेफिनेटली टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। ऐसा उनका कुछ टाइम फिक्स नहीं होता कि आज हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, 6 महीने में हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप 6 महीने तक हमारे यहाँ हो, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए हमारे यहाँ हो, उसके बाद हमारा काम खत्म, ठीक है। बट ये परमानेंट एम्प्लॉयज के साथ ऐसा नहीं होता, दे आर विद द कंपनी, एसोसिएटेड विद द कंपनी फॉर इनडेफिनाइट पीरियड, ठीक है। सो सबसे पहला है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज, ठीक है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अच्छी चीज ये की गई है कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सारे बेनिफिट जो एक परमानेंट एम्प्लॉय और परमानेंट स्टाफ को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट दिए जाने चाहिए। तो वेरी फर्स्ट एडवांटेज, फर्स्ट चेंज इज ऑल बेनिफिट्स विच आर इक्वल टू द परमानेंट वर्कर, जैसे कि लीव, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, पीएफ, जो एक परमानेंट वर्कर को मिलता था, वैसा सेम बेनिफिट हमारे फिक्स टर्म वर्कर्स को भी मिलना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा, इक्वल वेजेस एज पर द परमानेंट स्टाफ, ठीक है। अब जो हमारे पास में ये थर्ड चेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके रिगार्डिंग मार्केट में बहुत कंफ्यूजन और थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन चल रहा है। अब ये बोला है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को ग्रेचुइटी के लिए वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे आफ्टर जस्ट 1 year इंस्टेड ऑफ 5 years, ठीक है। प्लीज ध्यान से समझना है इसको। तो मार्केट में इसका पॉइंट का मतलब ये ले लिया गया है कि अब सब लोगों को ग्रेचुइटी 5 साल बाद नहीं, 1 साल बाद मिलेगी, बट दिस इज रॉन्ग। बिकॉज समझो, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज है उनके लिए बोला है कि जब वो लोग 1 साल तक काम कर लेंगे एंड देन उसके बाद में वो लोग ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है, जो कि पहले फिक्स टर्म वालों को भी 5 साल के बाद एलिजिबिलिटी होती थी, ठीक है। कहीं पे भी परमानेंट एम्प्लॉयज या वर्कर के लिए कुछ भी चेंज नहीं किया है, मतलब ये लोग के लिए 5 years वाला ही क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। समझ आया? तो अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर ये चेंज ना आया होता, सपोज हम ग्रेचुइटी का एलिजिबिलिटी अभी इंस्टेड ऑफ 1 years 1 year नहीं होता इंस्टेड ऑफ 5 years, तो मैं क्या समझती, सपोज मैं किसी जगह पे काम करने जा रही हूँ और मैंने सिर्फ 1 साल काम किया, ठीक है। तो अगर ये चेंज नहीं होता तो क्या 1 साल बाद मैं ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होती? नहीं, मुझे कम से कम 5 साल के लिए काम किया होना चाहिए था एंड उसके बाद में ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होती। बट फॉर नाउ आफ्टर दिस चेंज, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी आफ्टर 1 year, जो पहले 5 साल था उसको कम करके अब 1 साल कर दिया है, एंड दैट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। ये समझ में आया? तो ये चेंज सिर्फ और सिर्फ फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए है, सारे एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। इतना क्लियर हुआ? सो दिस इज अबाउट योर वेरी फर्स्ट एम्प्लॉइज कॉल्ड एज फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को एज अ परमानेंट एम्प्लॉइज ट्रीट किया गया है, सेम ट्रीटमेंट, सेम वेजेस एंड सेम ऑल फैसिलिटीज शुड बी गिवन, एंड ग्रेचुइटी के लिए दे आर एलिजिबल आफ्टर 1 year एंड नॉट 5 years, ठीक है। अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्कर, ये हमको बहुत ध्यान से समझना है। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को 3 टर्म समझाऊंगी, प्लीज इसको ध्यान से समझना। दिस इज अ वेरी रिसेंट कंसेप्ट। तो हमारे पास है एक गिग वर्कर्स एंड देन वी हैव अ प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है। आप लोग सब ने फ्रीलांसर्स के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। उस फ्रीलांसर्स को हम लोग गिग वर्कर्स बोलते हैं। समझ आया? फ्रीलांसर्स मतलब क्या होते हैं? दे आर नॉट टाइड टू एनी वन एम्प्लॉयर, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, वैसे ये लोग उसमें नहीं होते, दे आर फ्रीलांसर्स, दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर विल, ठीक है। इनको बोला जाता है गिग वर्कर, ओके। अब प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं वो समझो। तो सपोज मैं अगर आपको बोलूं, एक एम्प्लॉई है और हमारी स्विगी है। अगर ये एम्प्लॉय स्विगी के प्लेटफॉर्म से अपॉइंट किया जाता है या स्विगी के प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहा है, ही इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म वर्कर। समझ में आया? अब आप बोलोगे कि गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर में फर्क क्या है, ठीक है।
प्लीज ध्यान से समझना, gig worker is not necessarily appointed by any platform, मतलब वो ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से ही अपॉइंट हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक काइंड ऑफ फ्रीलांसर्स को हम लोग गिग वर्कर बोलते हैं, ठीक है। बट प्लेटफॉर्म वर्कर भले उनके काम करने का तरीका इस काइंड ऑफ दिस फ्रीलांसर्स और समथिंग, बट ये लोग ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपॉइंट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म वर्कर्स। I hope we are clear with this, ठीक है। And the next term that I want you to understand is called as aggregators, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपॉइंट करता है उसको सिंपल भाषा में एग्रीगेटर्स बोलते हैं। क्लियर? कैसे? तो जोमैटो एंड स्विगी जो डिलीवरी पार्टनर्स को अपॉइंट करता है थ्रू देयर प्लेटफॉर्म एंड देन दे वर्क, दिस जोमैटो एंड स्विगी आर कॉल्ड एज एग्रीगेटर्स। जो डिलीवरी पार्टनर जोमैटो एंड स्विगी के थ्रू काम कर रहा है, दे आर कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म वर्कर्स। एंड जो मार्केट में एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी चैनल से हो, दे आर कॉल्ड एज गिग वर्कर्स। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने ना अभी तक गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लीगली कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, इनकी कोई डेफिनेशन ही नहीं दी थी, ठीक है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर रिकॉग्नाइज एंड दे हैव बीन गिवन अ लीगल डेफिनेशन, ठीक है। सो गीग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए क्या बेनिफिट्स है वो देख लेते हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर डिफाइंड लीगली। एग्रीगेटर्स देखो आ गया, एग्रीगेटर्स लाइक उबर, जोमैटो, उनको ना अपने टर्नओवर का 1 से 2% ऑफ टर्नओवर सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। दूसरा चेंज। एंड थर्ड इज वर्कर्स जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उनको भी इंश्योरेंस मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी एंड पोर्टेबिलिटी मिलेगी। सपोज ये दूसरी दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय तो एक ही है ना, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम उसके आधार से और उसको जो यूएएन दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन नंबर मिलेगा, उससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर रिकॉग्नाइज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आप लोगों ने सुना ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मतलब वो जो एक कॉन्ट्रैक्टर की थ्रू हायर किए जाते हैं, बट वो लोग दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं। सपोज एक सिक्योरिटी गार्ड कॉन्ट्रैक्टर थ्रू अपॉइंट हुआ एंड इज वर्किंग इन अ मॉल, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज योर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ओके। अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उनको सारी हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी देनी है, उसके बारे में दिया गया है। फ्री एनुअल चेकअप, हेल्थ चेकअप फॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स शुड ऑल्सो बी डन, वो भी दिया हुआ है। एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी परमानेंट वर्कर्स के जैसा ट्रीट किया जाए, वो चीज लिखी हुई है। नाउ द नेक्स्ट आर विमेन वर्कर्स। तो विमेन वर्कर्स के लिए अभी हम लोगों ने बात किया, तो एनी विमेन वर्कर्स वर्किंग इन एनी ऑफिस, फैक्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज आया, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑल्सो, सिलेक्शन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ पे ऑल्सो, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्ट है ऑलरेडी विच इज कॉल्ड एज योर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है। तो ये चीज आई, एंड प्लस दे आर ऑल्सो अलाउड टू वर्क एट नाइट शिफ्ट एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सब्जेक्ट टू देयर कंसेंट एंड द सेफ्टी फैक्टर्स, ठीक है। और नया चीज ये आया कि जो हमारी ग्रेवियांस कमेटी होती है ना, ग्रेवियांस का मतलब होता है कंप्लेन, कंप्लेन से रिलेटेड जो कमेटी होती है जिसमें एम्प्लॉयज या उनको कंप्लेन्स होता है, दे कैन रेफर टू दिस कमेटी, वहां पे भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन को मैंडेटरी किया है, ठीक है। एंड एक और चेंज ये आया है कि फैमिली, जब हम लोग फैमिली की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो विमेन के लिए हम लोग उनके पेरेंट्स इन लॉ को भी फैमिली डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे, जिससे कि उनका जो डिपेंडेंस, जो विमेन एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंस है, जो फैमिली डिपेंडेंट है, उनका कवरेज बढ़ सके एंड हम लोग ज्यादा लोगों को यहाँ पे इंक्लूड कर सके, ठीक है। सो जिसका बेनिफिट उन लोगों तक भी जाएगा। तो दिस इज अबाउट योर विमेन वर्कर्स। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लीगली प्रोहिबिटेड, equal pay for equal work, permitted to work night shift in all types of work with their consent plus safety, mandatory representation in grievance committee, and provision to add parents in law in family definition of female employee, expanding both the coverage also and ensuring inclusivity also, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूथ वर्कर्स। यूथ वर्कर्स का मतलब होता है यंग वर्कर्स, ठीक है। यंग वर्कर्स यानी सपोज एक 19 साल का लड़का एक शॉप ज्वाइन कर रहा है, एक गारमेंट की दुकान ज्वाइन कर रहा है काम करने के लिए, ये सारे यंग फ्रेशर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, दैट आर कॉल्ड एज योर यूथ वर्कर्स, ठीक है। अब यूथ वर्कर्स, यंग वर्कर्स के लिए भी मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए हर एक टाइप के वर्कर्स को, इनके लिए भी अपॉइंटमेंट लेटर को मैंडेटरी किया हुआ है।
पेड लीव मिलेगी उसकी गारंटी दी गई है, एंड फ्लोर वेजेस देना चाहिए जिससे डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर हो। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोर वेजेस? मतलब उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए हर एक इंसान को जो उसकी फिजिकल नीड्स दैट इज रोटी एंड कपड़ा प्लस एजुकेशन हेल्थ ये सबकी खर्चों को कवर कर सके, दैट इज कॉल्ड एज योर फ्लोर वेजेस। ठीक है, तो हमने यंग वर्कर्स के लिए भी ये सारे बेनिफिट्स ये सारे चेंजेस इंप्लीमेंट किए। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्कर इज योर एमएसएमई वर्कर। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वर्कर्स। ठीक है, तो सपोज टेलर शॉप में स्मॉल स्मॉल गारमेंट यूनिट में काम करने वाले लोग, लोकल बेकरीज, सब वर्कशॉप्स में काम करने वाले लोग विल बी कवर्ड हियर। इनके लिए भी मिनिमम वेजेस प्लस टाइम वेज पेमेंट होना ही चाहिए, इनको भी सारी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने ही चाहिए, इनके लिए भी हमारी वेलफेयर कंडीशंस होनी चाहिए। व्हाट इज वेलफेयर कंडीशन? रेस्ट एरियाज, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन फैसिलिटीज मैंडेटरी किया है। ठीक है, एंड अगर ये एमएसएमई वर्कर ओवर टाइम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम का भी रेट मिलना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी दैट रेट? सो इट शुड बी डबल ऑफ द नॉर्मल रेट दैट ही गेट्स। ठीक है, एंड प्लस इनको भी पेड लीव गारंटी की गई है। क्लियर? नेक्स्ट वी कमिंग टू बीडी एंड सिगार वर्कर्स। तो जो बीडी एंड सिगार फैक्ट्रीज में टबैको प्रोसेसिंग वगैरह में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज बीडी एंड सिगार वर्कर्स। ठीक है, अगेन इफ यू सी इन एवरी टाइप ऑफ वर्कर्स यू विल सी द फर्स्ट पॉइंट सेम, मिनिमम वेजेस मिलना ही चाहिए एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस होना ही चाहिए। तो ये जब हम लोग जनरल चेंजेस की बात कर रहे थे तभी हम लोगों ने ये दो पॉइंट तो वही देखे थे कि जो सब लोगों को एप्लीकेबल होंगे, तो दे आर एप्लीकेबल टू देम ऑल्सो। ठीक है, वन मोर रॉन्ग मिस इंटरप्रिटेशन दैट इज गोइंग इन द मार्केट, वो ये है इस पॉइंट से रिलेटेड, जो वो लोग बोल रहे हैं कि हमने ना टाइमिंग, मतलब गवर्नमेंट ने ना टाइमिंग ऑफ आवर्स जो दिन के हैं और वीक के हैं वो फिक्स कर दिए है। ठीक है, अभी ये किसके लिए फिक्स किया है वो देखो। तो जो बीडी एंड सिगार वर्कर्स हैं उनके लिए टाइम फिक्स किया है। ऑल्सो देर आर अदर टाइप्स ऑफ वर्कर्स ऑल्सो। वर्किंग आवर्स इनके डेली के फिक्स किए गए हैं 8 to 12 आवर्स। ठीक है, जो 48 आवर्स मैक्सिमम होंगे एक वीक में। समझ आया क्या बोला? तो डेली वर्किंग आवर्स 8 से लेकर 12 घंटे तक हो सकते हैं। सॉरी, वीक का टोटल, जो हफ्ते का टोटल होगा वो 48 आवर्स मैक्स होगा। ठीक है, तो ये एक चेंजेस है, बट मार्केट में सब लोग बोल रहे हैं कि ये सारे लोगों के लिए आए। नो, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, जो ये कैटेगरी ऑफ वर्कर्स है ये उनके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने वापस सेम चीज बोला कि अगर बीडी एंड सिगार वर्कर्स भी ओवर टाइम कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट उनके नॉर्मल वेज का डबल पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, एंड देन दे सेड अ न्यू पॉइंट कि बीडी एंड सिगार वर्कर्स को भी बोनस मिलना चाहिए आफ्टर 30 डेज ऑफ वर्क इन अ ईयर। तो बोनस की ना एक एलिजिबिलिटी है कि आपको साल में कितने दिन काम किया होना चाहिए। तो इट सेज दैट नॉट लेस देन 30 वर्किंग डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, इसीलिए उन्होंने ये 30 डेज वाली क्राइटेरिया यहाँ रखी है। So for BD and cigar workers also, if they in a year if they have worked for not less than 30 days, then they are also eligible for bonus. Clear? Next, प्लांटेशन वर्कर्स हु आर कॉल्ड एज प्लांटेशन वर्कर्स। आप लोगों ने देखा होगा जो टी प्लांटेशंस, कॉफी प्लांटेशंस में काम करे, दैट टाइप ऑफ वर्कर्स आर कॉल्ड एज योर प्लांटेशन वर्कर्स। ठीक है, अब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए इनको भी हम लोगों ने जो हमारा लेबर लॉ का एक कोड है विच इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर, इसके अंदर इंक्लूड किया है। प्लस इनको भी हम लोग सोशल सिक्योरिटी का पीएफ, ईएसआई, इंश्योरेंस ये सब कुछ देना चाहते हैं, उसके बारे में बात की है। ठीक है, प्लांटेशन वर्कर्स को सेफ्टी ट्रेनिंग मैंडेटरी करने के लिए बोली है, उनको प्रोटेक्टिव गियर देना चाहिए वाइल वर्किंग, ईएसआईसी मतलब अपना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, एंड उन एजुकेशनल फैसिलिटीज भी दी जाएगी फॉर द चिल्ड्रन। These are the changes for your plantation workers. Next is audio visual and digital media workers. So audio visual मतलब जो टेलीविजन मूवी सीरीज में काम करते हैं वो, डिजिटल वर्कर्स मतलब हमारे जो सोशल मीडिया वगैरह पे काम करते हैं वो सारे वर्कर्स। ठीक है, तो इनके लिए भी बोला कि सारे लोगों को अपॉइंटमेंट, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स देना है, टाइमली वेज पेमेंट इनको भी करना है, एंड अगर ये लोग ओवर टाइम करते हैं तो नॉर्मल वेज का डबल शैल बी देयर ओवर टाइम रेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं माइन वर्कर्स। आप लोगों ने सुना होगा जो अंडरग्राउंड माइंस में, कोल माइंस में, उस सब जगहों पे काम करते हैं उनको हम लोग माइन वर्कर्स बोलते हैं। देखो, इट्स अ काइंड ऑफ एन हजार्डस इंडस्ट्री। ठीक है, इट्स अ वेरी सेफ्टी हैज टू बी टेकन केयर ऑफ इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके,
तो इन लोगों के लिए क्या लिखा है देखो, एक्सीडेंट्स वाइल कम्यूटिंग इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अगर इनको काम करते दौरान या काम के लिए कहीं जाने के दौरान अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लग जाती है तो उसको भी हम लोग उसको एम्प्लॉयमेंट में यानी काम करने के दौरान ही चोट लगी है वो मानेंगे, ठीक है, एंड हम उनको ईएसआई का बेनिफिट देंगे। ओके, दूसरा इन लोगों के लिए भी एनुअल हेल्थ चेकअप को मैंडेटरी किया हुआ है एंड इनके लिए भी एक वर्किंग आवर्स को फिक्स किया है। जैसे अभी हम लोगों ने बीडी एंड सिकार वर्कर्स के लिए देखा ना, वैसे इन लोगों के लिए भी फिक्स किया हुआ है एंड दैट इज पर डे की अगर हम लोग बात करें तो 8 to 12 आवर्स, ठीक है, और अगर हम लोग वीक की बात करें तो 48 आवर्स, ठीक है, मतलब 48 आवर्स फॉर द फुल वीक। क्लियर। नेक्स्ट इज हैजार्डस इंडस्ट्री वर्कर्स। देखो अभी जो हैजार्डस इंडस्ट्री में काम करे उनके लिए तो एनुअल हेल्थ चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर देम। अच्छा, पहले हम वुमेन को हैजार्डस इंडस्ट्री में काम करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करते थे, बट नाउ वी हैव अलाउड वुमेन इन ऑल रोल्स इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है। then you have to also establish national safety standards and safety committee hazardous industry के लिए mandatory हो जाती है। क्या होता है सेफ्टी कमेटी? सेफ्टी कमेटी मतलब एक ऑफिसर रहेंगे और एक मेंबर्स रहेंगे जो इसके अंदर एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए, हैजार्डस इंडस्ट्री में कोई भी एक्सीडेंट ना हो, वर्कर्स की सेफ्टी अटमोस्ट मेंटेन रहे, उस सब चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। So these are the case. Next is your textile workers. Textile मतलब जो क्लोथ, कपड़े, उससे रिलेटेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में काम करते हैं, they are called as your textile workers, ठीक है। Now for textile workers also they are telling it equal wages for migrant and local workers. Migrant का मतलब जो अपना जगह, अपना शहर, अपना गांव या अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह काम करने आते हैं, दे आर कॉल्ड एज माइग्रेंट, ठीक है। तो उनके लिए भी एंड लोकल वर्कर्स के लिए भी इक्वल वेज पेमेंट होना चाहिए। ओके, अगर वो लोग भी ओवर टाइम कर रहे हैं तो ओवर टाइम का डबल वेजेस होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज अ न्यू पॉइंट, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट क्या बोल रहा है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। पॉइंट ये बोल रहा है वर्कर्स कैन क्लेम ड्यूज अप टू 3 years फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर पेंडिंग ड्यूज। मतलब सपोज अगर हमारे एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर्स को टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं किया, ठीक है, तो हम पहले बिफोर चेंज की बात करते हैं और अभी आफ्टर चेंज क्या होगा उसकी। तो एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर को ना टाइमली पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो एम्प्लॉय वर्कर के ना बहुत सालों के ड्यूज पेंडिंग है, मतलब बहुत सालों का पैसा मिलना पेंडिंग है, ठीक है, तो वो तो एम्प्लॉयर के पास जाएगा ना बार बार कि भाई मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, ठीक है। तो पहले ये क्लेम करने के लिए कुछ कम टाइम दिया हुआ था, ठीक है, मतलब वर्कर कितने टाइम तक अपने एम्प्लॉयर के पास या कितने टाइम तक अपने एम्प्लॉयर के पास में जा सकते हैं फॉर क्लेमिंग दिस पेमेंट, वो थोड़ा सा कम था, ठीक है। बट नाउ आफ्टर द चेंज इफ सेम सिचुएशन हैपेंस, तो हमारा वर्कर हमारे एम्प्लॉयर से जो ड्यूज क्लेम कर सकता है वो 3 साल तक अपने ड्यूज को क्लेम कर सकता है, ठीक है। अप टू 3 years यानी मैक्सिमम 3 साल तक अपने ड्यूज को क्लेम कर सकता है। अभी समझो 3 साल का टाइम दिया है, मतलब टाइम बढ़ा दिया है, तो इतने टाइम में ना वर्कर कभी भी जाके अपने एम्प्लॉयर से कितना पैसा क्लेम करना है उसकी डिमांड कर सकता है। क्लियर? So this is for your textile workers. Now we have IT and IS related workers. So now IT means your information technology workers and ITES means information technology enabled services workers, ठीक है। तो जैसे BPO, call centers, KPOs, the engineer, software engineers and all that are called as your IT and ITES related workers, ठीक है। अब इनके लिए बोला है कि इनकी जो सैलरी है वो सैलरी should be released, must be released by 7th of every month। समझो फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है दिसंबर, ठीक है, तो दिसंबर का सैलरी इन आईटी वर्कर्स को कब तक मिल जाना चाहिए? मैक्स बाय 7th of Jan, ठीक है। इस तरीके से पहला चेंज। दूसरा, यहाँ पे भी नाइट शिफ्ट फॉर विमेन वर्कर्स को अलाउड कर दिया है। अच्छा, अगर कोई भी हैरेसमेंट या वेज डिस्प्यूट रिलेटेड कंप्लेंट होती है तो उसका फटाफट इमीडिएट सॉल्यूशन आना चाहिए, उसके बारे में बात किया हुआ है। एंड इन वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी के सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उसकी बात की है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डॉक वर्कर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डॉक वर्कर्स? डॉक वर्कर्स का मतलब होता है जो भी शिपिंग बिजनेस में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज डॉक वर्कर्स, ठीक है। अभी डॉक वर्कर्स के लिए भी अगर आप ध्यान दोगे तो अपॉइंटमेंट लेटर्स मैंडेटरी किया हुआ है,
इनको भी लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा एंड इनका भी फॉर्मल रिकॉग्निशन किया जाएगा, ठीक है। इनके लिए भी वो सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, पीएफ, पेंशन, इंश्योरेंस, एनुअल मेडिकल हेल्थ चेकअप इनका भी किया जाएगा। इनके लिए भी हम वो सारी वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे एंड दैट विल बी मैंडेटरी टू प्रोवाइड। व्हाट आर दैट वेलफेयर फैसिलिटीज? मेडिकल प्लस वॉशिंग प्लस सैनिटरी फैसिलिटीज, एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज द चेंजेस फॉर योर डॉक वर्कर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं द लास्ट विच इज योर एक्सपोर्ट सेक्टर वर्कर्स। एक्सपोर्ट सेक्टर्स का मतलब जो हमारे कंट्री से जो गुड्स बाहर सप्लाई होते हैं उस चीज में काम करता है, दे आर कॉल्ड एज योर एक्सपोर्ट सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। अब एक्सपोर्ट सेक्टर वर्कर्स में भी ना फिक्स्ड टाइम वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो फिक्स टाइम वर्कर्स को भी, अभी हमने सबसे पहला यही बात किया था, उनको भी पीएफ, ग्रेचुइटी, सब चीजें मिलनी चाहिए। देन इनको भी ना एनुअल लीव मिलना चाहिए। कब मिलेगा? आफ्टर 180 डेज ऑफ वर्क इन अ ईयर, ठीक है। मतलब उन्होंने 180 दिन काम किया होगा पूरे साल में, दे आर एलिजिबल फॉर दिस एनुअल लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइमली वेजेस गारंटेड, मतलब इनको भी टाइमली वेज मिलना चाहिए। विमेन को हम लोग यहाँ पे भी काम करने के लिए अलाउ करेंगे एंड अगर ये लोग ओवर टाइम कर रहे हैं तो इनको नॉर्मल रेट का डबल वेज मिलेगा, दैट इज देयर चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑल द 15 टाइप्स ऑफ वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए जो भी चेंजेस आए थे वो सारे चेंजेस को डिस्कस किया, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने जो जनरल चेंजेस थे वो डिस्कस किए, देन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स को जो चेंजेस एप्लीकेबल होते थे वो डिस्कस किए। अब हम लोग जो मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं और भी मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, ये भी सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो पहला मेजर रिफॉर्म ये है कि नेशनल फ्लोर वेज के नीचे, इसके बिलो किसी भी वर्कर को पेमेंट नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट आर नेशनल फ्लोर वेजेस? फ्लोर वेजेस मतलब अभी जो हमने बात किया कि वर्कर की फिजिकल नीड्स, दैट इज योर रूटीन, कपड़ा, एजुकेशन, हेल्थ, वो सबके भी खर्चे कवर किए जाए, उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। Then we have made gender neutral provision. You will be happy to know that all we have provided male and female ko to equal opportunity here, but we have also extended the protection to the transgender persons also, ठीक है। थर्ड आता है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम। इंस्पेक्टर, देखो चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री में सब कुछ बराबर चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए आता है एंड कहीं पे गड़बड़ लगती है तो पेनलाइज भी करता है, पेनल्टी भी इम्पोज करता है, ठीक है। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल बढ़ाया गया है। तो ऐसा माना गया कि इंस्पेक्टर सिर्फ पेनल्टी लगाने के लिए नहीं, बट ही शुड ऑल्सो एक्ट एज अ गाइड, ठीक है। तो जहाँ पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जरूरत है, कुछ भी डिस्प्यूट है, उससे रिलेटेड गाइड करेंगे, ठीक है। देन वी हैव इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, जहाँ पे जब भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं तो वन ऑफ द अथॉरिटी जहाँ पे ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लेके जाया जाता है एंड उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक है। अच्छा, डिस्प्यूट जितने फटाफट रिजॉल्व होंगे उतना बेटर होगा, उतना जल्दी काम होगा, तो हमने बोला यहाँ पे 2 मेंबर ट्रिब्यूनल होगा। तो वर्कर्स डायरेक्टली यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं आफ्टर दे आर डन विद दिस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। देन वी शुड ऑल्सो हैव अ नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बोर्ड, ठीक है। नेशनल लेवल पे हम ये बोर्ड बनाएंगे, बोर्ड इज अ काइंड ऑफ अ कमिटी बनाएंगे जिसकी वजह से ना हम सारे इंडस्ट्रीज में कैसे स्टैंडर्डाइज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंपोज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हायर फैक्ट्री एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स, ठीक है। तो ना मतलब ये हुआ कि जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है ना जहाँ पे बहुत लिमिटेड वर्कर्स काम करते हैं, हम उनको ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे, थोड़ा सा एग्जेम्पशन देंगे, ठीक है, उनको रिलीफ मिलेगा। बट जहाँ पे ज्यादा बड़ी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वहां पे हम लोगों को सारे के सारे नॉर्म, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना पड़ेगा, वो मेक श्योर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ खत्म होता है जो गवर्नमेंट के मेजर चेंजेस आए थे इन ऑल दिस 4 लेबर कोड्स। अब ये ट्रांजिशन पीरियड क्या है? तो ट्रांजिशन पीरियड ये है कि ये जो भी चेंजेस हम लोगों ने डिस्कस किए वो जब से भी एप्लीकेबल होंगे, लेकिन तब तक क्या इम्प्लीमेंट होगा या तब तक क्या एप्लीकेबल होगा? तो तब तक अभी तक जो लेबर कोड्स चल रहे हैं, लेबर लॉज चल रहे हैं, वही एप्लीकेबल होंगे। एंड जब तक नए रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम नहीं हो जाते, जब तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ जाते, उस ट्रांजिशन पीरियड के टाइम पे भी हमारी ये ओल्ड लेबर कोड्स एंड लॉज एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। सो दिस इज द केस। नाउ लेट अस डिस्कस, जब हमने ये सब कुछ चीज देखा,
व्हाट इज द ओवरऑल इम्पैक्ट, व्हाट डिड यू फील, कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना आप लोगों को ये नए चेंजेस जानने के बाद क्या लगा, आपको ये रिफॉर्म्स, ये सारे चेंजेस के बारे में कैसा फील हुआ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस। तो सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस मुझे जो ये लगे वो ये था कि सारे टाइप ऑफ वर्कर्स, द ओवरऑल वर्कर्स, ठीक है, वो किसी भी सेक्टर सेगमेंट किसी भी टाइप में काम कर रहे हैं, उनको एक बेटर सोशल सिक्योरिटी, एक डिग्निटी दिया जाएगा, ठीक है। हमने आज तक कभी गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, उन गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक लीगल डेफिनेशन और एक लीगल तरीके से उनके लिए भी लॉज बनाए जाएंगे, ठीक है। विमेन के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि विमेन को हर एक जगह पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वेज पीरियड, सब कुछ होगा। एंड ओवरऑल ऑन एन इंडस्ट्री एक सिंप्लीफाइड कंप्लायंस होगा, एक सिंप्लीफाइड नेचर ऑफ कंप्लायंस होगा, एक इजी कंप्लायंस होगा, जिसकी वजह से हमारा कंप्लायंस बर्डन हमारे एम्प्लॉयर के ऊपर थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्ट्रीमलाइन कर सकता है एंड लेबर लॉज के सारे कंप्लायंस कर सकता है। सो ओवरऑल इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी मॉडर्न लेबर इकोसिस्टम, जो बहुत ज़रूरी था एंड बहुत टाइम से पेंडिंग था। तो जो हमारा मेन फोकस है दैट इज कॉल्ड एज आत्मनिर्भर भारत एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट वर्कफोर्स जो हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। हमारे वर्कर्स को जो कभी भी एक रिकॉग्निशन और एक जो पोजीशन मिलनी चाहिए थी वो आज तक मिली नहीं थी, हम उन सबको यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करके उनको वो रिकॉग्निशन देना चाहते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड एंड इट्स अ वेरी effective implementation and the effective changes. So that's it with our 4 labor codes changes, major changes that have been implemented. प्लीज इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जो सी एस एग्जीक्यूटिव में पढ़ने वाले हैं उनको ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे फ्रॉम जून 26 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट। जो दिसंबर वाले अगर अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये चेंजेस अभी से एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो आप टेंशन मत करना। एंड हियर वी रैप अप विद दिस सेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो पे।